नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके का पार्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। जो लोग एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है आपसे 30 नंबर की जो है वो जीके और साइंस जो है पूछी जाएगी। और इससे पहले कि अगर आपने पेपर नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और सारी पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मभूमि जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है अम्बाबाड़ी, थाने, बड़ौदा या बात की जाए महू। तो आप सभी को पता होगा भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो इंदौर की महू तहसील में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, तो भीमराव अंबेडकर के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको जानना है। जैसे कि बात की जाए, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं ये। और बात की जाए, इन्होंने आर्टिकल 32 को जो है वो संविधान की आत्मा कहा है। जो आर्टिकल 32 जिसमें रेमेडीज के बारे में कहा गया है, रेमेडीज और बात की जाए रिट्स जो जारी की जाती हैं वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है वो की जाती हैं। और इन्हीं को जो है वो बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो कि किसके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। 12 से 35 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट है। आगे बात की जाए तो पूना पैक्ट जो है कब हुआ था, ये कई बार जो है पूछ लिया जाता है, या किसके बीच हुआ था। तो ये दरअसल जो है वो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। और महात्मा गांधी उस समय जो थे वो कहाँ पर थे? यरवदा जेल में थे। तो वहां पर जो है वो इनके द्वारा पूना पैक्ट 1932 में जो है वो हुआ था, और जिसमें दलितों की बात कही गई थी। एक क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये भी जो है वो भीमराव अंबेडकर जी बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका जो जारी की गई थी मूल नायक, तो कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा है, तो मूल नायक आप याद रखना है, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है वो ये जारी की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर शिप्रा नदी में विलीन होती है, यानी शिप्रा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है सोन, स्वर्ण, नर्मदा या बात की जाए चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी की जो है वो शिप्रा नदी सहायक नदी है। और शिप्रा नदी को जो है वो ये कहाँ से निकलती है? इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। और इसके किनारे जो है वो बात की जाए तो उज्जैन बसा हुआ है। और कुंभ का मेला जो लगता है वो उज्जैन में लगता है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है। और मालवा की गंगा जो है वो ये भी क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और क्षिप्रा नदी की जो सहायक नदी है दरअसल जो है वो खान नदी है। ठीक है। जो लाल बाग पैलेस जो कि इंदौर में, वो खान नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है खान नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी बात की जाए तो चंबल नदी जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहा जाए कि चंबल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना नदी की हो गई। और शिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी हो गई। तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर्षिता तोमर जो है ये किस खेल से संबंधित है? मलखम, सैलिंग, कबड्डी या बात की जाए महिला हॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सैलिंग्स। तो यह दरअसल जो है वो होशंगाबाद से है। दरअसल होशंगाबाद का अब आपको पता होगा तो नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जो है वो नाम चेंज कर दिया गया है होशंगाबाद का, तो ये वहाँ की है। और यह मलखम बात की जाए तो ये सैलिंग की खिलाड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। मलखम की बात की जाए तो ये योगेश मालवीय, आपको याद रखना है योगेश मालवीय जो है वो मलखम के खिलाड़ी है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर काशी की राजधानी थी। काशी, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो जिसमें 16 महाजनपद थी, जिसमें से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक उज्जैन थी जो 16 महाजनपदों में से एक थी। तो यहाँ पर पूछा गया कि काशी जो थी वो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वाराणसी, तक्षशिला या बात की जाए कौशाम्बी। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा वाराणसी, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अंग की जो थी वो राजधानी चंपा थी। मगध की बात की जाए तो गृह ब्रज या बात की जाए राजगृह, और वत्स की जो थी वो कौशाम्बी थी। अवंती की बात की जाए तो उज्जैन या महेश्वती जो कि मध्य प्रदेश में है। कुरु की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ जो था वो दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वो पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानता था। और अब बात की जाए तो अश्मक
जो कि दक्षिण भारत की एकमात्र जो है महाजनपद थी। तो याद रखना है यह इसकी जो राजधानी थी पोटली या पोतन करके याद रखना है, ठीक है। ये गोदावरी नदी के किनारे है। तो मोस्टली जो है वैसे तो आपको 16 जितनी भी महाजनपद हैं उन सभी को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तियां, टाइगर पार्क, शैल चित्र या गुफा कला? इसका आंसर हो जाएगा हमारा शैल चित्र। शैल चित्र के लिए जो है वो जानी जाती है और शैल चित्रों के लिए जानी जाती है, जिसमें क्या है शैल चित्र मतलब जो हमारे जो पत्थर हैं उनके ऊपर जो है वो चित्र बने हुए हैं वहाँ पर, तो इसके लिए जानी जाती है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। और इनको जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था 2003 में, ठीक है। तो रायसेन जिले में है, 2003 में जो है वो इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कई बार पूछ लिया तो याद रखना है पेरिस में है, ठीक है। फ्रांस पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर। डिकिंसोनिया नामक जीवाश्म जो है यह भी पाए गए थे, तो ये भी कहाँ पर पाए गए थे? वहीं पर जो भीमबेटका गुफा है तो वहीं पर देखे गए थे इनको भी। ये करंट की दृष्टि से आपको याद रखना है। और इसकी खोज जो है वो भीमबेटका की डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर के द्वारा की गई थी 1957 से 1958 के बीच में। तो इन सभी को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे रायसेन में एक और जो सांची के स्तूप हैं, सांची के स्तूप ये भी रायसेन जिले में पड़ते हैं और इनको 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इनको भी शामिल किया गया था, जो कि किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो बनवाए गए थे। सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप जो है वो बनवाए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, इस राजा ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया। तो दरअसल कलिंग युद्ध आपको पता हो तो कलिंग के राजा और सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो बीच में लड़ा गया था और इसमें बहुत जो है वो नरसंहार हुआ था। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो अशोक है उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दरअसल हो जाएगा सम्राट अशोक, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 में हुआ था, तो ये डेट याद रखना है। ये कई बार 261 ईस्वी में जो है वो हुआ था। और कलिंग बात की जाए तो एक बौद्ध समिति कराई गई थी जो कि सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो शासनकाल में हुई थी, तीसरी बौद्ध समिति। तो दरअसल 3 हुई थी, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध समिति में जो है वो शासन काल में जो है वो सम्राट अशोक की काल में हुई थी 255 में, ओके। और इन्होंने जो है वो 84,000 स्तूपों के निर्माण करवाए गए थे, जिनमें से सांची भी एक है। और इनके जो शिलालेख हैं वो 14 शिलालेख हैं, जिसमें से बात की जाए जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। तो शिलालेख भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, कलिंग युद्ध का किसमें? 13वें शिलालेख में देखने को मिला है। और सम्राट अशोक बात की जाए तो विदिशा में भी जो है वहाँ पर संबंधित है, तो उनके द्वारा विदिशा वैश्यनगर को वैश्यनगर जो है वो वहाँ पर उनको नाम दिया गया था। तो विदिशा को अब जो है पहले वेलसा के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, वह बात की जाए जो प्रेसिडेंट होता है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो नियुक्त करता है? तो सबसे पहली बात तो ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महान्यायवादी आपसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो किसके द्वारा नियुक्त होता है? बात की जाए तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अब आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल हो जाता है 76। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आपसे महान्यायवादी पूछा जाए तो आर्टिकल 76 है। राज्यपाल पूछा जाए तो 153 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के जो आर्टिकल हैं वो 52 से 62 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। महाधिवक्ता जो होता है वो होता है 165 आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलता है। और जो केज यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एडिटर जनरल जो होता है वो आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। तो ये डायरेक्ट जो है वो सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है कि महान्यायवादी हो गया 76, राज्यपाल 153, राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 के बीच में, महाधिवक्ता 165 आर्टिकल और केज यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा 148 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी जो है वो इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता दी, ठीक है। 165 बता दिया है, 148 भी
153 भी और 76 भी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछी गई हैं, कौन थी? सरला ग्रेवाल, शीला कौल, सरोजनी नायडू या शारदा मुखर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की जो पहली राज्यपाल जो रही वो बात की जाए तो सरला ग्रेवाल रही। मध्य प्रदेश के पहले पुरुष अगर राज्यपाल पूछा जाए तो पट्टवा सीतारमैया, या बात की जाए पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? पट्टवा सीतारमैया थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछी जाए तो सरोजनी नायडू थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और भारत की पहली महिला न्यायाधीश आपसे पूछा जाए तो फातिमा बीबी थी, ठीक है। और उच्च न्यायालय की जज आपसे पूछ ली जाए तो लीला सेठ थी। तो इनको नाम भी आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, और उच्च न्यायालय की जज जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय की जज थी, भारत की पहली उच्च न्यायालय की जज महिला जो बनी थी वो लीला सेठ थी, ठीक है। तो ये पहली महिला थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किसने एक निर्विरोध उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बात की जाए बीबी गिरी, संजीव रेड्डी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीलम संजीव रेड्डी। तो पूरा नाम जो है वो नीलम संजीव रेड्डी है दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। भारत के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपसे पूछी जाए तो प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2007 में जो है वो बनी थी। और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें नंबर के जो है वो राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य पहले उत्तर पूर्व सीमांत संस्था के नाम से जाना जाता था? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम या उड़ीसा? तो सबसे पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में एक पार्क, नेशनल पार्क है जो काफी पूछ लिया जाता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न, किस साल में शिवपुरी के राष्ट्रीय पार्क को जो है वो स्थापित किया गया था? 1958, 1978, 2008 और 1998 में? तो ये 1958 में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। तो शिवपुरी में है ये, और शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जॉर्ज कैसल जो है ये भी स्थापित है, ओके। और बात की जाए तो एमपी की पहला पर्यटक नगरी का गौरव प्राप्त है किसको? शिवपुरी को। शिवपुरी को जो है वो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी का गौरव प्राप्त है। कत्था बनाने का जो कारखाना है ये भी आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, पीर बुधन का मेला हो गया, और नरवर का किला जो है ये भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि राजा नल के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। राजा नल के द्वारा, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथाओं के लिए जाना जाता है। तो ये भी कहाँ पर है? शिवपुरी में जो है वो है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में कभी बुंदेलों की राजधानी हुआ करती थी? भिंड, शिवपुरी, छतरपुर या ओरछा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरछा। ओरछा दरअसल जो है अब मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। पहले जो है ये टीकमगढ़ में हुआ करता था। ये कब बना था? ये बना दरअसल जो है 1 अक्टूबर 2018 को जो है मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना, ठीक है। ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को की अस्थायी पर्यटन नगरी में जो है वो इसको शामिल किया गया है। और ओरछा दरअसल जो है वो रुद्र प्रताप द्वारा बसाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम द्वारा, याद रखना है। रुद्र प्रताप द्वारा जो है बसाया गया, और बेतवा नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बुंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितने भी प्रेसिडेंट हैं, कब कौन सी जो है वो समिट हुई है, ये बहुत ही जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है।
ए हो होम के द्वारा की गई थी, ये ब्रिटिश था, और इसी के द्वारा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछी जाए तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसे हम पूरा नाम से जानते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछ लिया तो जॉर्ज ह्यूज। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ लिए जाए तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है यह बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वहीं बात की जाए प्रथम भारतीय महिला जो है वो अध्यक्ष रही। देखिए, प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला में अंतर है। प्रथम महिला जो है ये एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू थी। इनको जो है वो भारत का जो पहली महिला भारत का जो राज्यपाल है ये भी गौरव प्राप्त है। तो 1925 में जो है वो कानपुर अधिवेशन में जो है यह सरोजिनी नायडू जो रही थी वो प्रथम भारतीय महिला बनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है। गांधी जी जो बने थे वो बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। तो उसके अगले साल जो है वो कौन, सरोजिनी नायडू बनी थी। ये कानपुर का अधिवेशन हुआ था, और बेलगांव जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। और जो हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, तो उसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो बात की जाए इसके अध्यक्ष बने से। तो फिर उसके बाद 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, तो गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच जो है वो मतभेद हुआ। तो उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो मोस्टली जो है वो हरिपुरा का जो है अधिवेशन पूछा जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इतना इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना है तो बहुत सारे और भी चीजें हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, कब क्या चीजें हुई थी। बात की जाए तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका विभाजन कब हुआ था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है, धीरे धीरे जब क्वेश्चन हम और भी आएंगे तो उसमें हम कवर चीजें करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है, मैग्नीज खान, अखबारी कागज मिल, भेल या बॉक्साइट के लिए। तो नेपा नगर की बात की जाए तो ये भरतपुर में है, और यह अखबारी कागज मिल के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में। अच्छा, इसका आंसर आपको पता है ना, मैंने बता दिया था कि भारतीय प्रथम के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष जो बने थे WC बनर्जी। अच्छा, WC बनर्जी, ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर देख सकते न्यूज प्रिंट पेपर मिल या अखबारी कागज मिल के नाम से, तो दोनों ही चीजें आपको मिल सकती है। एक क्वेश्चन सिक्योरिटी पेपर मिल से पूछा जाता है, जो कि होशंगाबाद में 1967 से 868 के बीच में स्थापित हुई थी। और अलमाई ओरिएंटल पेपर मिल जो थी वो अलमाई यानी शहडोल में स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। तो सबसे पुरानी कौन सी हो गई, 1948। उसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल, ये बात की जाए नोट के लिए जानी जाती है, जो होशंगाबाद में है, नोट जो करेंसी के लिए 1967 से 68, और 1975 में जो है वो ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जो है वो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको पहले पता होना चाहिए। दो प्रोटोकॉल दरअसल जो है वो पूछे जाते हैं, एक मॉन्ट्रियल हो गया, एक क्योटो हो गया, ठीक है। तो ये दरअसल 2000 में जो है इन्होंने साइन किए थे भारत में। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है दरअसल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वो किन वजहों से बढ़ता जा रहा है उनको कंट्रोल करना जो है वो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है वो बात कही गई थी, और इसको जो है फॉलो किया गया था। और वैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1997 में जो है वो लागू हुआ था। और क्योटो जो है जगह दरअसल जो है वो जापान की है। तो ये कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था, ठीक है। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कनाडा में जगह है, तो वहां पर हुआ था। यह दरअसल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन में जो छिद्र हो रहे हैं जिसकी वजह से जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है जो हमारे शरीर को स्किन कैंसर का जो है वो कारण देती है, इनसे कैंसर होता है उससे, तो उसी से संबंधित है। और तो ओजोन को बचाना है, तो ये इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है वो कहा गया। और ये हुआ था 1987 में। तो एक साल पहले देखिए 1987 में जो है वो मॉन्ट्रियल होता, और 1990 बात की जाए 7 में यह बात की जाए तो उसके ये बात की जाए तो ये
आपको 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, जितनी भी मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो हर एक इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में जो बताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार जो है वो आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बात कीजिए आप एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, यहीं से जो है वो बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जाना है और पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी साथी रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।